हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स चैनल पर आप लोगों के लिए विजय पथ सीरीज लेकर उपस्थित हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। तो प्रश्न में पूछा है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे, तो कौन सा वंश सहयोगी था? ऑप्शन ए चंदेल, ऑप्शन बी गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन सी चाहमान, ऑप्शन डी परमार। तो देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, चंदेल। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, चंदेल। देखिए, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। कौन? खजुराहो जो है बुंदेलखंड का एक प्रमुख नगर था। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। देखिए, 10वीं और 11वीं सदी में करवाया था चंदेल राजपूतों ने खजुराहो को, ठीक है। उनके द्वारा बनवाए गए 30 मंदिर आज भी विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। देखो, ये जैन और हिंदू दोनों धर्मों से संबंधित मंदिर है। ये जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध है एवं बड़ा है, और खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। यह भी प्रश्न में पूछा जाता है कभी कभी कि कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो देखिए यह खजुराहो में है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनी का मंदिर है। देखिए, यहाँ 64 योगिनी का भी एक मंदिर है। गुर्जर, प्रतिहार, चाहमान, परमार ये सभी राजपूत वंशावलियां 10वीं और 11वीं सदी में शासन कर रही थी। खजुराहो को मूर्तिकला का तीर्थ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, मूर्तिकला का तीर्थ किसे कहा जाता है? तो खजुराहो को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 2। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी एनजी रंगा, ऑप्शन सी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ कब था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। देखिए, चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में हुआ था। और चंपारण में किसने बुलाया था इनको? राजकुमार शुक्ल ने। किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। और विरोध कौन कर रहा था? एनजी रंगा कर रहे थे, ठीक है। और इनके साथ और कौन कौन चंपारण सत्याग्रह में शामिल था? देखिए, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी आदि जो थे वो चंपारण सत्याग्रह के समय इनका सहयोग कर रहे थे। किनका? गांधी जी का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या है? निम्न घटनाओं पर विचार करें और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको यह काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, एक में दिया है मोपला विद्रोह। तो अब आप बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ है? तो देखिए, मोपला विद्रोह हुआ है 1921। कब हुआ है? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। 2 में दिया है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन कब हुआ? 1946-47 में। कब हुआ? 1946-47। 3 में दिया है बारदोली सत्याग्रह। ये हुआ है 1928 में। कब हुआ है? 1928 में। अब चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? तो 1917 में हुआ है। अब हमको इसको काल क्रमानुसार मिलान करना है। देखिए, 1 में दिया है मोपला विद्रोह जो कि हुआ 1921 में। 2 में दिया है तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ। 3 में दिया है बारदोली सत्याग्रह, यह हुआ 1928 में। और चंपारण सत्याग्रह 4 में दिया है, यह हुआ 1917 में। तो पहले हम कौन सा मिलाएंगे? 1917 एक चंपारण सत्याग्रह वाला, ठीक है। 1917 में कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह। और ये किस ऑप्शन में दिया है? 4 में। तो इसको पहले कर लेंगे 4। फिर कौन सा करेंगे हम? 1 में दिया है मोपला विद्रोह, यह 1921 में हुआ है, तो फिर 1 कर लीजिए, ठीक, मोपला विद्रोह। फिर दिया है 3 में बारदोली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ है। अब इसको इस क्रम में रखिए, तीसरे क्रम में आ गया। ये 1928 बारदोली सत्याग्रह हुआ है, इसको तीसरे स्थान पे रखा। चौथे स्थान पे किसको रखेंगे हम? तेभागा आंदोलन। ये 2 ऑप्शन में है। तो अब देखिए ये किस ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 1 3 2। 4 में दिया है क्या? चंपारण सत्याग्रह 1917 को पहले कर दीजिए। फिर 1 में दिया है मोपला विद्रोह 1928, उसको लगाइए। फिर 3 में दिया है बारदोली सत्याग्रह 1928, उसको कर दीजिए। फिर तेभागा आंदोलन लास्ट में लिखिए। ये किस ऑप्शन में दिया है? 2 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 1 3 2, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई? आपको बताना है कि साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा नहीं की गई। ऑप्शन ए शिलांग, ऑप्शन बी रंगून, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ग्वालियर। साइमन कमीशन द्वारा जो है ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई है। देखिए, साइमन कमीशन द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी।
साइमन कमीशन 3 फरवरी से 31 मार्च 1928। कब? 3 फरवरी से 31 मार्च 1928। देखिए इसको मैं लिख दूं, 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 की अवधि के दौरान भारत में रहा। कब से कब तक रहा ये? देखिए 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 की अवधि तक यह भारत में रहा है। इस दौरान इसने जो है लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, शिलांग, रंगून, मद्रास और नागपुर में बैठकें की। ठीक, कहाँ कहाँ इसकी बैठकें हुई हैं? लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, शिलांग, रंगून, मद्रास और नागपुर में इसकी बैठकें हुई। तो कहाँ इसकी एक बैठक नहीं हुई? तो ग्वालियर में नहीं हुई। देखिए इसमें शिलांग ए में ऑप्शन में दिया है, बी में दिया है रंगून, सी में दिया है मद्रास। इन तीनों जगह साइमन कमीशन की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कहाँ नहीं हुई? ग्वालियर में नहीं हुई। अतः इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान। ऑप्शन ए ऑपरेशन रियंडर पेस्ट, ऑप्शन बी ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक बार फिर से देखिए, ऑपरेशन ए में दिया है ऑपरेशन रियंडर पेस्ट, ऑप्शन बी में दिया है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑप्शन सी में दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑप्शन डी में दिया है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन जीरो आवर। देखिए गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को, कब? 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में कहा, मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। इसको फिर ध्यान से समझिए। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में कहा, मामूली संघर्ष का अर्थ आंदोलन की शुरुआत नहीं है। आपने केवल अपनी शक्ति मेरे हाथ में दी है। मैं अब वायसराय से भेंट करूंगा तथा उसके द्वारा कांग्रेस की मांग स्वीकार करने की प्रतीक्षा करूंगा। परंतु गांधी के वायसराय से मिलने से पहले ही सरकार ने आधी रात को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया। गांधी जी और उनके अन्य नेताओं को कब बंदी बनाया है? 9 अगस्त 1942। इस डेट को याद रखिए। फिर गांधी को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, आसफ अली, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी को किस जेल में रखा गया, यानी उनको कहाँ बंदी बना के रखा गया या नजरबंद रखा गया। तो देखिए यह गांधी जी को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया था। ठीक, और बाकी सदस्यों को कहाँ रखा गया था? तो देखिए ये अहमदनगर के किले में रखा गया था बाकी सदस्यों को। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद रखा गया था। देखिए राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? पटना में। और ये कांग्रेसी नेता 15 जून 1945 तक बंदी गृह में रहे। देखिए 9 अगस्त 1942 को इन लोगों को नजरबंद किया गया और कब तक रखा गया? 15 जून 1945 तक। इसके साथ ही अंग्रेजी सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, कांग्रेस कार्यकारिणी तथा प्रांतीय कांग्रेस समिति को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा था? ऑपरेशन जीरो आवर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6। देखिए 6 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान दिया है और एक तरफ अनुच्छेद दिया है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ये किस अनुच्छेद में होगा आपको बताना है। इसके सामने दिया है अनुच्छेद 127। अब आपको ये सब बताना है कि इनमें से कौन से सुमेलित होंगे और कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन बी में दिया है लोकसभा का अध्यक्ष, इसके सामने अनुच्छेद 93 दिया है। ऑप्शन सी में दिया संसद के सदनों का कार्यकाल, इसके सामने अनुच्छेद 83 दिया है। ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों का विशेष संबोधन, इसके सामने अनुच्छेद 88 दिया है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये ऑप्शन डी जो है वह सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन जो है वो अनुच्छेद 88 में नहीं, अनुच्छेद 86 में है। किसमें है? अनुच्छेद 88 में ना होकर के अनुच्छेद 86 में है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदनों का विशेष संबोधन है अनुच्छेद 86 में, ना कि 88 में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया।
चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? देखिए प्रश्न में पूछा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 127, ऑप्शन बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 126, ऑप्शन डी अनुच्छेद 139। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 122 के अंतर्गत जो है न्यायालय है संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8 में क्या है, राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? तो देखिए राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? ऑप्शन ए 14 दिन, ऑप्शन बी 3 महीने, ऑप्शन सी 6 महीने, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? 14 दिन मात्र रोक सकती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 9, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी लोकसभा। तो देखिए मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को, ऑप्शन डी 25 फरवरी को। तो देखिए ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 11 में क्या है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो आपको बताना है भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी मिजोरम। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर बताया करिए। ठीक है, देखिए मैं इसका सही उत्तर आपको बता देती हूँ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। भारत की किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगेगी? तो असम की नहीं लगती है। देखिए भारत की स्थलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से, उत्तर में चीन से, नेपाल से तथा भूटान से, और पूर्व में म्यांमार तथा बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है भारत की। और प्रश्न में क्या पूछा है? भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 12, गंगा नदी की निम्नांकित सहायक नदियों में किसका मार्ग उत्तरमुखी है? ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी सोन। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सोन। क्या होगा इसका सही उत्तर? सोन नदी हो जाएगा। गंगा नदी की सहायक नदियों में किसका मार्ग उत्तरमुखी है? तो सोन नदी का है। देखिए गंगा नदी की सहायक नदियों में सोन नदी का मार्ग जो है वह उत्तरमुखी है। सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है तथा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को पार करते हुए बिहार राज्य के सोनपुर में गंगा नदी में मिलती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, सिंधु नदी का उद्गम है, आपको बताना है सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए हिमालयी श्रृंखला में, ऑप्शन बी काराकोरम श्रृंखला में, ऑप्शन सी हिंदुकुश श्रृंखला में, ऑप्शन डी कैलाश श्रृंखला में। एक बार फिर देखिए, ऑप्शन ए हिमालय श्रृंखला में, ऑप्शन बी काराकोरम श्रृंखला में, ऑप्शन सी हिंदुकुश श्रृंखला में, ऑप्शन डी कैलाश श्रृंखला में। तो सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है? कैलाश श्रृंखला में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है तिब्बत में स्थित है तथा इसी श्रेणी में स्थित बोखर चू हिमनद से सिंध नदी का उद्गम होता है। किस हिमनद से? बोखर चू हिमनद से। बोखर चू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी सहायक नदियां देखिए, जान लीजिए कौन कौन है। झेलम, किसकी सहायक नदियां? सिंध नदी की। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम, काबुल तथा गिलगिट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी रावी। तो देखिए कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सतलज जो है उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इस नदी का उद्गम जो है हिमालय पार या ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राकसताल से होता है। कहाँ से होता है? मानसरोवर के निकट राकसताल से। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध दिया है और एक तरफ नदी दिया है। अब आपको बताना है किस नदी में कौन सा बांध होगा, आपको यही बताना है। ठीक,
ऑप्शन ए में दिया है कोयना बांध, तो ये किस नदी पर है? कोयना नदी। ऑप्शन बी उकाई बांध, तापी नदी। ऑप्शन सी माता टीला बांध, बेतवा नदी। ऑप्शन डी मेट्टूर बांध, कंसावती नदी। तो देखिए इनमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मेट्टूर बांध जो है वो कंसावती नदी में नहीं, कावेरी नदी में है। कहाँ है? कावेरी नदी में। देखिए मेट्टूर बांध जो है या मेट्टूर डैम जो है वो कंसावती नदी में नहीं, कावेरी नदी पे है। कोयना बांध किसमें है? कोयना नदी पर। उकाई बांध किसमें है? तापी नदी पर। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर। तो ये तीनों सही हो गए। ठीक है, इनमें गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन डी गलत हुआ है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेट्टूर बांध जो है वो कंसावती नदी नहीं, कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 16। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ तेल, सूची 1 में दिया है तेल शोधक कारखाना, सूची 2 में दिया है राज्य। क्या दिया है? सूची 1 में दिया है तेल शोधक कारखाना और सूची 2 में दिया है राज्य। तो आपको बताना है कि कौन सा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है नुमालीगढ़, तो ये इसको किससे मिलाएंगे? 4 असम में। ऑप्शन ए में नुमालीगढ़ दिया है, इसको 4 असम में मिलाइए। ऑप्शन बी तातीपाका दिया है, इसको 3 आंध्र प्रदेश से मिला दीजिए। ऑप्शन सी कोयली दिया है, इसको 2 गुजरात से मिला दीजिए। ऑप्शन डी बरौनी दिया है, इसको 1 बिहार से मिला दीजिए। आप बताइए इनमें से कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है नुमालीगढ़, इसको 4 असम में मिलाया। ऑप्शन बी तातीपाका जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन सी कोयली जो है 2 गुजरात में है। ऑप्शन डी बरौनी जो है वो बिहार में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 17। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है जनजाति और सूची 2 में दिया है क्षेत्र। तो आपको बताना है कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है या किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है भूटिया, इसको मिलाइए 3 सिक्किम से। भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? 3 सिक्किम में। ऑप्शन बी टोडा, तो टोडा कहाँ पाई जाएगी? 1 तमिलनाडु से मिला दीजिए। ऑप्शन सी सेंटेलीज, ये कहाँ पाई जाती है? इसको 4 से मिलाइए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। और ऑप्शन डी में दिया है बिरहोर, इसको मिलाइए 2 झारखंड से। तो देखिए भूटिया कहाँ है? सिक्किम में। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में। सेंटेलीज कहाँ है? ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और बिरहोर कहाँ है? झारखंड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान दिया है और एक तरफ उनकी अवस्थिति दिया है, यानी आपको बताना है कि कौन सा संस्थान किस जगह है, यही प्रश्न में पूछा है। और कोई एक जो है इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। ऑप्शन बी दिया है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। ऑप्शन सी दिया है केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये दिया है झांसी। ऑप्शन डी दिया है राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, तो ये दिया है मेरठ। अब आप बताइए इसमें से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ नहीं गाजियाबाद में है। कहाँ है? गाजियाबाद में। देखिए ये गाजियाबाद में है। कहाँ है ये? गाजियाबाद में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ में ना होकर के गाजियाबाद में है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, यह सही है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, यह भी सही है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी, यह भी सही है। तो सही कौन सा नहीं था? ऑप्शन डी सही नहीं था। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र मेरठ ना होकर के गाजियाबाद में है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म है जो नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित है। प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यहाँ पर सुमेलित पूछा है। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक है जो सुमेलित है। ऑप्शन ए हैम्बर्ग एल्ब नदी, ऑप्शन बी बेलग्रेड सीन नदी, ऑप्शन सी क्यू डान नदी, ऑप्शन डी लाहौर सतलज नदी। तो देखिए आपको बताना है कि कौन सा शहर किस नदी किनारे है। इनमें से कोई एक है जो सही सुमेलित है, आपको वही बताना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हैम्बर्ग एल्ब नदी किनारे है। देखिए हैम्बर्ग जो है एल्ब नदी किनारे है। ऑप्शन बी बेलग्रेड सीन नदी किनारे नहीं है, डेन्यूब नदी किनारे है। जो बेलग्रेड है वो डेन्यूब नदी किनारे है। ठीक है, तो बी भी गलत हुआ। सी में दिया है क्यू डॉन नदी, तो क्यू जो है यह भी गलत है। ये डॉन नदी किनारे नहीं, ये नीपर नदी किनारे है। किस नदी किनारे है? क्यू जो है नीपर नदी किनारे है, ना कि डॉन नदी किनारे। ऑप्शन डी में दिया है लाहौर सतलुज, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लाहौर जो है वह रावी नदी किनारे है। लाहौर किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे, ना कि सतलज। तो सिर्फ एक इसमें ए ऑप्शन सही था, हैम्बर्ग एल्ब नदी। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20।
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया है घास घास के मैदान और एक तरफ देश दिया है, तो आपको बताना है कौन सा घास का मैदान किस देश से सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से कोई एक है जो सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए दिया है पेयरीज उत्तरी अमेरिका। अब आप बताइए कि पेयरीज उत्तरी अमेरिका में है कि नहीं। ऑप्शन बी पंपास दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी स्टेपीज यूरोप, ऑप्शन डी वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए इसमें गलत कौन होगा? ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो वेल्ड कहाँ हो जाएगा? तो ये वेल्ड हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ हो जाएगा? वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, ना कि ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए में दिया है पेरिस घास का मैदान उत्तरी अमेरिका सही है। ऑप्शन बी पंपास दक्षिणी अमेरिका सही है। ऑप्शन सी स्टेपीज यूरोप सही है। गलत कौन से था? ऑप्शन डी वेल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया ना होकर के दक्षिण अफ्रीका होगा, यह इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 22। परश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 10,000 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 1,000 हर्ट्ज से कम बराबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। परश्रव्य ध्वनियां जो हैं वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। परश्रव्य ध्वनियां कौन सी ध्वनियां हैं? जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। ठीक, देखिए 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को परश्रव्य ध्वनि तरंग कहा जाता है। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता क्यों प्रतीत होता है? बताइए। ऑप्शन ए या छोटे कणों से बना होता है, ऑप्शन बी प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, ऑप्शन सी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी है, ऑप्शन डी प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है। देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है, जिस कारण इसका विवर्तन जो है वो बहुत कम होता है, जिसे हमारी आंख देख नहीं सकती, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 24। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है अम्ल, और ये अम्ल कहाँ से निकलते हैं? सूची 2 में दिया है। ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया है एस्टिक अम्ल। अब इसको किससे मिलाएंगे? एस्टिक अम्ल को 3 सिरका से मिला दीजिए। ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, इसको 4 से मिलाइए संतरा से। ऑप्शन सी दिया है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल को 2 से मिलाइए फटा हुआ दूध। ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल, इसको 1 से मिलाइए चींटी का डंक। अब देखिए कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है एस्टिक अम्ल का संबंध है सिरका से, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल का संबंध है संतरा से, ऑप्शन सी लैक्टिक अम्ल का संबंध है फटा हुआ दूध से, ऑप्शन डी फार्मिक अम्ल का संबंध है चींटी के डंक से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 25। विटिकल्चर जाना जाता है। ऑप्शन ए संतरे के उत्पादन से, ऑप्शन बी अंगूर की खेती से, ऑप्शन सी सेब के उत्पादन से, ऑप्शन डी केसर के उत्पादन से। तो देखिए विटिकल्चर जाना जाता है अंगूर की खेती, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 में देखिए रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग है। आपको बताना है कि कौन सा अंग है जो रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी गुर्दा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़े। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर गुर्दा। देखिए रक्त से यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अपशिष्ट उत्पादों को छानने वाला अंग है गुर्दा या किडनी। किडनी का मुख्य कार्य है शरीर से अपशिष्ट एवं तरल पदार्थों को यूरिन के माध्यम से मानव शरीर से बाहर निकालना। इसके अतिरिक्त किडनी का मानव शरीर में साल्ट, पोटेशियम एवं एसिड की मात्रा को नियंत्रित करना भी एक कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन जो है एक है वो विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन ए खसरा, ऑप्शन बी रेबीज, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी क्षय रोग। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग। क्षय रोग जो है विषाणु जनित रोग नहीं है, यह जीवाणु जनित रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। इसे समानता टीबी के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्षय रोग की जगह टीबी हो तो टीबी उत्तर मानिएगा।
उल्लेखनीय है कि खसरा, रेबीज तथा पोलियो एक वायरस जनित रोग है जिसके विषाणु का नाम क्रमशः क्या है। देखिए, खसरा के विषाणु का नाम क्या है, मार्बिली। रेबीज का क्या है, रेबडो। तथा पोलियो का क्या है, पोलियोमाइलाइटिस। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण से। ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक। ऑप्शन सी शुष्क बर्फ कृत्रिम वर्षा। ऑप्शन डी ग्रेफाइट नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन। तो इनमें से बताइए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। जो शुष्क बर्फ है वो कृत्रिम वर्षा से सुमेलित नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में दिया क्लोरोफिल, इसका संबंध प्रकाश संश्लेषण से, यह भी सही है। ऑप्शन बी दिया हीमोग्लोबिन, इसका संबंध कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक इससे है। ऑप्शन डी में दिया है ग्रेफाइट, इसका संबंध नाभिकीय संयंत्रों में ईंधन से है, यह भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी शुष्क बर्फ कृत्रिम वर्षा नहीं है। शुष्क बर्फ का संबंध किससे होगा, ठंडे पेय पदार्थों में। शुष्क बर्फ का संबंध होगा ठंडे पेय पदार्थों से। चलिए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण की, ऑप्शन बी ऊर्जा उपभोग की, ऑप्शन सी ऊर्जा संचारण की, ऑप्शन डी ऊर्जा मुक्ति की। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वह है ऊर्जा संरक्षण की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वह ऊर्जा संरक्षण की क्रिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। 30 में क्या दिया है, देखिए चलिए प्रश्न संख्या 30 में देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑक्सीजन। क्या होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों।